पीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध में सऊदी अरब की भी एंट्री। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर किए हमले। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया ईरान ने निशाना। क्या बढ़ जाएगा जंग का दायरा? करेंगे चर्चा। जापान में कल आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 14। बचावकर्मी अब भी कर रहे हैं लापता लोगों की तलाश। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। फ्रांस और स्पेन में बुझने का नाम नहीं ले रही है जंगलों की आग। वहीं दक्षिणी फ्रांस में एक और हीट वेव का आगाज। आग पर काबू पाने के लिए कैसे जूझ रहे हैं फायर फाइटर्स, दिखाएंगे। और इसी हीट वेव को कैसे ब्रिटेन की बम्बल बीज पर पड़ रहा है असर, इससे जानेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। सिर्फ 2 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच फ्रेंडली नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच ही अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए और इस बार इसमें एंट्री हो गई है सऊदी अरब की भी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। अमेरिका ने कहा है कि ये अचानक किया गया हमला है। वीकेंड के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हमले रोकने के आदेश दिए, जिसके बाद ये ईरान का पहला हमला है। उधर अमेरिका और सऊदी अरब ने भी इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया ठिकानों पर कार्रवाई की है। ईरान समर्थित इन समूहों को अमेरिका और सऊदी अरब ने अलग अलग अभियानों में निशाना बनाया। सऊदी अरब ने इन हमलों की पुष्टि की और कहा कि जिन मिलिशिया पर कार्रवाई की गई उन्होंने पहले सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज पर हमले किए थे। और इराक के हथियारबंद गुट पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों में उसके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए हैं। पीएमएफ पर ईरान समर्थित शिया मिलिशिया ग्रुप्स का दबदबा माना जाता है। पीएमएफ ने अपने ऊपर हुए हमलों को एक बड़ा और खतरनाक एस्केलेशन करार दिया है। उनका कहना है कि ये हमले इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है। ईरान ने भी इन हमलों की आलोचना की है और इन सब के बीच अहम सवाल ये भी उठता है कि सऊदी अरब इस हमले में शामिल हुआ क्यों। सऊदी और ईरान के बीच में दरअसल रिश्तों में तनाव रहा है। दोनों मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी रीजनल पावर्स हैं। ईरान में ज़्यादातर आबादी शिया मुसलमान की है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक मानता है। और अब हाल ही में पहले तो यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया। टैंकर्स पर हमले हुए। हूती विद्रोहियों को ईरान से मदद मिलती रही है। उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक किए गए हैं और इसके लिए उसने इराक में मौजूद मिलिशिया को जिम्मेदार बताया है और फिर ये हमले किए गए हैं। ये सारे गुट, चाहे इराक के शिया मिलिशिया हों, यमन के हूती विद्रोही हों, लेबनान का हिजबुल्लाह हो, गजा का हमास हो, ये सब खुद को अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की अगुवाई करने वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा मानते हैं। इस संघर्ष में सऊदी की एंट्री हुई क्यों? आगे कितना बढ़ता दिख रहा है जंग का ये दायरा? जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस से और जानना चाहा आखिर ये कितना बड़ा एस्केलेशन है। ये बहुत ही केयरफुल अटैक है सऊदी अरब की तरफ से और कुवैत का उसमें जॉइंट वो है इराक के ऊपर जिन्होंने किया है। वो अभी ईरान को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहते हैं और इसको मोर एक मैसेज के तौर पर समझना चाहिए ईरान को, क्योंकि जो इनका डायलॉग चल रहा है ओमान के साथ उसको भी ओमान ने भी रिजेक्ट कर दिया है और गल्फ कंट्रीज ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ये ईरान को प्रेशराइज करने का एक तरीका है कि ईरान ओमान के साथ मिलकर के कोई एक ऐसी डील ऑफर करे जिस पर वो एग्री करें, या ईरान इसका कोई काउंटर जवाब भी नहीं देना चाहेगा। हालांकि इराक में इसको लेकर के बहुत ही खलबली मची है, क्योंकि इराक, जाहिर से बात है इराक इसको वायलेशन कहेगा, लेकिन उसमें इराक और सऊदी अरब के बीच में भी डायलॉग होंगे। और वॉशिंगटन से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, ट्रंप की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, उससे यही बात लग रही है कि दरअसल ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड एस्केलेशन है और इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज ना मिलने पाए और ईरान इस पूरे डील को एक रीजनल हेजेमनी के लिए इस्तेमाल ना करने पाए, उस डायरेक्शन में रीजनल कंट्रीज़ को थोड़ा बोल्ड करना और थोड़ा उनको मजबूत बनाने की कोशिश है। तो उसमें वो इराक को बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि इराक में बहुत सारे नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स मौजूद हैं जो ईरान को लेकर के ईरान के साथ बहुत ही क्लोजली एफिलेटेड हैं,
तो ये सऊदी अरब की तरफ से कोशिश होगी कि ये अब सिलसिला रुक जाए। और सऊदी ईरान इराक रिलेशंस पिछले दिनों में काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी इम्प्रूव हुए और इराकी अथॉरिटीज़ ने कई मरतबा यहाँ तक कि जो शिया पॉपुलेशन है इराक की, उन्होंने भी अपने रिलेशन सऊदी अरब से बहुत ही अच्छे कर लिए थे। तो अब उसको वो डिरेल नहीं करना चाहते। इसमें जो मेन एक्टर है जो ये चाहता है कि ये पूरी जो पीस प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, वो इजराइल है। और वो एक ऐसा सिक्योरिटी सिनेरियो क्रिएट करना चाहेगा कि जिससे ये पूरा यू टर्न हो जाए। तो ईरान को इससे अच्छी डील मिल नहीं सकती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ईरान एक ऐसी जंग की तरफ जाएगा जिसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो ईरान की बेसिक कोशिश ये है कि जो मौजूदा डील है उसी में रहते हुए उसको कुछ एडवांटेज मिल जाए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हॉर्मुज का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया प्लान है जो उसने फ्लोट किया है, उसमें किसी भी लेवल पर गल्फ कंट्रीज और ओमान के साथ एक डील हो जाए। तो ये एक बड़ा बार्गेन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के जरिए थोड़े बहुत एक दूसरे पर हमला करके बार्गेनिंग की कोशिश हो रही है। और इन हमलों की टाइमिंग की बात करें तो ये हमले तब हुए जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर थे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की भी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध को लेकर अपने मतभेदों को कम करने की कोशिश की। फरवरी के आखिर में ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। और खबर जापान से। दक्षिण जापान में मंगलवार को आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लापता हुए लोगों की तलाश भी जारी है। कुमामोटो में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का अब भी कोई पता नहीं चल पाया है। तेज गर्मी के बीच इमरजेंसी क्रू पेपर फैक्ट्री और शॉपिंग मॉल के मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। भूकंप के करीब 1 घंटे बाद शॉपिंग मॉल में भी धमाका हुआ था। देखिए बीबीसी संवाददाता निक जॉनसन की रिपोर्ट। जापान के कुमामोटो शहर में तबाही के बीच सर्वाइवर्स की तलाश लगातार जारी है। भूकंप और इसके बाद हुए धमाके के कारण इस शॉपिंग सेंटर में कई लोग फंस गए। आशंका है कि ये विस्फोट गैस लीक के कारण हुआ। ब्रिटेन के रहने वाले सैम बुचर टीचर हैं, इसके पास में ही रहते हैं। ये मशहूर स्पॉट है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स और टीचर आते हैं। लगभग हर कोई यहाँ कभी न कभी जरूर आया होगा। इस कारण यहाँ पूरे दिन काफी भीड़ रहती थी। लेकिन आज यहाँ का माहौल शांत है। सड़कें सुनसान हैं और बहुत कम लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने सुबह से ही पास की रिहायशी कॉलोनी के मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी रखी। फैक्ट्री की चिमनी बिल्डिंग पर गिरने के बाद पेपर फैक्ट्री में भी कई लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। कल दोपहर स्थानीय समय के मुताबिक करीब 4:30 बजे जापान के क्यूशू आइलैंड इलाके में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। जापान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। यहाँ की कई इमारतें इस तरह बनाई जाती हैं कि वो भूकंप के झटकों को सह सकें। इस इलाके में पिछला बड़ा भूकंप करीब 10 साल पहले आया था। आगे और भी भूकंप आने की आशंका है। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा भूकंप आ सकता है। जब 10 साल पहले इस इलाके में बड़ा भूकंप आया था तो उससे एक दिन पहले भी 2 जोरदार भूकंप आए थे। इस कारण बड़े भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि अगले कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। जापान में अभी और लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही देश आने वाले दिनों में और भूकंप आने की आशंका के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। बीबीसी संवाददाता निक जॉनसन की रिपोर्ट। और पिछले कुछ वक्त से फ्रांस के जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिशें कामयाब होती दिखी। अधिकारियों का कहना है कि गिरोंद इलाके में लगी भीषण आग काफी हद तक कंट्रोल कर ली गई थी। हालांकि 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स अब भी आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक और हीट वेव आने वाली है। डर है ये राहत के काम में मुश्किल पैदा कर सकती है। इससे और इलाकों में घरों पर भी खतरा बढ़ गया है। बोर्डो शहर के बाहरी इलाके में करीब 16 किलोमीटर दूर अब भी कई जगहों पर आग लगी है। बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस की रिपोर्ट। फ्रांस करीब 1 हफ्ते से गिरोंद इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशों का खास असर नहीं दिख रहा। देश के राष्ट्रपति के मुताबिक ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे भीषण संकट है। बोर्डो से पश्चिम की तरफ बढ़ें तो सड़कें लगभग खाली नजर आती हैं। हवा में हर तरफ धुआं फैला हुआ है।
जली हुई जमीन उस बड़े खतरे की गवाही दे रही है जिससे निपटने के लिए फायर टीम्स लगातार जुटी हुई हैं। पानी की भारी कमी के बीच वॉलंटियर्स भी उनकी मदद कर रहे हैं। सड़क किनारे बनी ये जगह ऐसे ही लोगों के लिए राहत लेने का ठिकाना बन गई है। यहाँ कुछ देर आराम करने, खाना खाने और उस लड़ाई के बारे में सोचने का वक्त मिल जाता है जो कई महीनों तक चल सकती है। पानी के टैंक फिर से भरे जाते हैं और ये टीम्स फिर से मोर्चे पर लौट जाती हैं। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। फ्रांस के हर हिस्से से सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं। ये देखना वाकई ही बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि कुछ जगहों पर आग फिर भड़की है, लेकिन कुल मिलाकर आग को काबू में रखा गया है। इतने बड़े इलाके में लगी आग को पूरी तरह बुझाना कितना मुश्किल है। हाँ, और ये खतरनाक भी है, खासकर जब हवा का रुख बदलता है। बीच के पास रहने वाले 4000 और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बोर्डो के पास रहने वाली निकोल घबराई हुई हैं। ये बहुत तनाव भरा है, लेकिन हमें पता है कि हम तैयार हैं। ये बस एक मकान ही तो है। हमारी किस्मत अच्छी रही है और हमने पूरी तैयारी कर रखी है। निकोल को उम्मीद है कि आग उनके घर तक पहुंचने से पहले ही रोक ली जाएगी और उन्हें घर नहीं छोड़ना होगा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बोर्डो में लोगों के बीच साफ तौर पर चिंता है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कहीं उन्हें भी घर खाली न करना पड़े और बचाव के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इस घने जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि अगर आग यहाँ तक पहुंचे तो सड़क पार कर दूसरे जंगल तक न फैल सके। लेकिन जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो काफी बड़ा है। फ्रांस और स्पेन दोनों जगह तापमान फिर बढ़ने वाला है। स्पेन में भी पिछले एक हफ्ते में हाल के इतिहास की सबसे भीषण वाइल्ड फायर देखी गई है। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि अब हालात में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन यूरोप को पता है कि आने वाले वक्त में ऐसे और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ने से पहले देखिए दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि तड़के हुए हमलों में रूस की 2 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के दक्षिण पूर्व में मौजूद रियाजन फैसिलिटी रूस के बड़ी फैसिलिटीज में से एक है। उसके पास मौजूद रूस के ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस में भी आग लग गई। रूस की सिक्योरिटी सर्विस ने टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। एफएसबी ने कहा है कि पावेल उस सामग्री को नहीं हटा पाए जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने किया, जिससे रूस चरमपंथी संगठन मानता है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशों में बनने वाले ह्यूमनाइड रोबोट्स के आयात पर रोक लगाई है। प्रशासन ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। एडवांस्ड रोबोट्स जिनमें क्वाड्रुपेड्स भी शामिल हैं और जो ज्यादातर चीन में बनते हैं, उन पर बैन लगाया गया है। चीन ने कहा है कि व्यापार के मुद्दों पर अमेरिका राजनीति कर रहा है, जिसके वो खिलाफ है। और गर्मियों में बम्बल बीज यानी भंवरे आसानी से नजर आ जाते हैं, लेकिन अब ब्रिटेन में इन्हें लेकर चिंता बढ़ रही है। वजह यह है कि चेतावनी दी गई है कि बार बार पड़ने वाली और पहले से ज्यादा तेज हीट वेव की वजह से ये जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही हैं। नए रिसर्च में पता चला है कि हाल के सालों में बम्बल बीज की कुछ आम प्रजातियों की संख्या 30% से ज्यादा तक घट गई है। देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। पश्चिमी वेल्स में कुछ वॉलंटियर्स एक साथ जुटे हैं। ये यहाँ ब्रिटेन के सबसे पसंदीदा इंसेक्ट्स में से एक बम्बल बीज की गिनती करना सीखने आए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में वो मुश्किल में है। इन जैसे वॉलंटियर्स की जुटाई गई जानकारी के नए विश्लेषण से पता चला है कि 2022 के रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का बम्बल बीज पर बड़ा असर पड़ा था। उसी साल पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा था। ब्रिटेन में सबसे आम पाई जाने वाली बम्बल बीज की 3 प्रजातियों की संख्या 20 से 35% तक घट गई। अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और बाहर का तापमान करीब 30 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो बम्बल बीज के लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके शरीर का अंदरूनी तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। जब उनके शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो मरने लगती है। इतनी ज्यादा तापमान में उनका बच पाना मुमकिन नहीं होता।
हम अक्सर सोचते हैं कि बम्बल बीज गर्मियों में फूलों के बीच आराम से उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, लेकिन असल में ये ठंडे मौसम के हिसाब से खुद को ढालते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी में इन्हें छांव या सुरक्षित जगह पर छिपना पड़ता है। अगर ये उड़ नहीं पाएंगी तो खाना भी नहीं जुटा पाएंगी। ऐसे में इनके लिए अपने बच्चों को पालना और भी मुश्किल हो जाएगा। दशकों पहले जिन फूलों से भरे घास के मैदानों में ये खूब फलती फूलती थी, उनमें से ज्यादातर खत्म कर दिए गए। इससे उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। गर्मी और सूखे की वजह से बचे हुए फूल भी सूख जाते हैं। ऐसे में बम्बल बीज के लिए खाने की कमी हो जाती है। कई प्रजातियों के लिए हालात बेहद नाजुक हैं। इनमें से बहुत सी प्रजातियां किसी तरह बची हुई हैं, मगर एक बहुत ठंडा वसंत, एक तपती गर्मी या साल में गलत वक्त हुई खेतों की कटाई के चलते भी इनकी पूरी आबादी पर खतरा आ सकता है। बम्बल बीज को बचे रहने के लिए बड़े और आपस में जुड़े हुए इलाकों की जरूरत होती है। लेकिन बम्बल बीज की संख्या बढ़ाने में मदद की जा सकती है। पश्चिमी वेल्स का ये फार्म खाने की पैदावार के साथ साथ कीड़ों के संरक्षण पर भी ध्यान देता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके उतनी तरह की प्राकृतिक जगहें तैयार की जाएं। इस मौसम में हमारे घास के मैदानों में फूल खिले हुए हैं। हम विलो ट्रीज भी लगा रहे हैं ताकि बम्बल बीज को शुरुआत में ही रस और पराग मिल सके। हमने ऐसी घास भी रखी है जहां वो सर्दियां बिता सकें। साथ ही हमने झाड़ियों का एक ढांचा बनाया है ताकि वो वहां अपना नेस्ट बना सकें। ज्यादा गर्म और लगातार बदलते मौसम में चुनौती सिर्फ अगली हीट वेव से बम्बल बीज को बचाने की नहीं है। चुनौती ये भी है कि उसके बाद उनके संभलने के लिए आसपास काफी खाना मौजूद रहे। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। और अच्छी खबर आई है नेपाल से, जहां टाइगर्स की संख्या पिछले दशक के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। कुल 429 टाइगर्स की पिछली गिनती साल 2022 में हुई थी, जिसमें अब 74 नए टाइगर्स बढ़ गए हैं। संरक्षण के लिए काम करने वाले इसका क्रेडिट टाइगर्स के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और अवैध शिकार पर अपनाए गए कड़े रुख को देते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइगर्स की बढ़ती संख्या की वजह से टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले लोगों और जानवरों के आमने सामने आने का खतरा बढ़ गया है। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और BBC वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना भी ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी। पाइए भरोसेमंद न्यूज़, अलर्ट, लाइव TV, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स।